जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का घटना चक्र से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग 30-30 प्रश्न को करते हैं, जिससे कि ज़्यादा वीडियो भी बड़ा ना हो और ज़्यादा आप लोगों का समय खपत ना हो, जिसमें हम लोग 30 प्रश्न करते हैं। ये जो वायसराय का टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसमें ढेर सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे 92 से। तो 92 में क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेओ का हत्या उनके कार्यकाल में ही कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र मतलब मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो इसका आंसर हो जाएगा लीटन। फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लीटन के समय में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति यही लॉर्ड लीटन के ही द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। उसके बाद अगला प्रश्न है 96 नंबर में कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के भी जनक कहा जाता है। उसी को क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के स्थानीय स्वायत्तता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपन। स्थानीय से संबंधित कोई भी वायसराय का नाम पूछेगा, आप उसका आंसर रिपन दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल विवाद भी संबंधित है रिपन से। इसमें कहा गया था कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 100 नंबर में कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य वही सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जहां तक अदालतों की दांडिक आधारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसकी पदावधि में महिला तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा ही महिला तथा बच्चों के कार्य अवधि के घंटों में सीमित करने। नहीं तो पहले का जो वायसराय था बहुत लंबे टाइम तक महिला से और बच्चों से भी काम लेता था। रिपन के आने के बाद समय को सीमित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिर्फ 2 सही है।
N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और पहला जो है पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता का जनक कहा जाता है? वही स्थानीय स्वशासन। जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर होता है रिपन। स्थानीय से संबंधित कौन था? रिपन था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन है? स्थानीय स्वशासन। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन। तो लीटन नहीं, यहाँ क्या होगा? रिपन। उसके बाद अगला प्रश्न है सहायक संधि। अगला ऑप्शन है सहायक संधि वेलेस्ली के समय में हुआ था। और राज अपहरण नीति या कहे राज हड़प नीति तो डलहौजी से संबंधित था, और अपहरण नीति भी डलहौजी से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्थानीय बंदोबस्त कार्नवालिस से संबंधित है। स्थानीय बंदोबस्त कॉर्नवालिस से संबंधित था। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस 4 में से मिलाने के लिए आगे दिया होगा। पहला में है क्लाइव, दूसरा में है प्रेस पर संबंधित हटाना, प्रेस से प्रतिबंध हटाना, और तीसरा ऑप्शन है अच्छा ये मिलाने वाला है। यहाँ से आधा क्वेश्चन उस साइड है तो थोड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद इधर है चार्ल्स मेडकॉफ प्रेस से संबंधित था। और कर्जन जो है बंगाल विभाजन से संबंधित था। देखिए यहाँ पे कर्जन है, कर्जन तो उधर ऑप्शन में था बंगाल विभाजन से संबंधित, तो वो हो जाएगा। चार्ल्स मेडकॉफ प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है क्लाइव, एक ऑप्शन में है क्लाइव और एक में है बेटी। तो विलियम बेटी जो थे वो ये थे शिक्षा से, और क्लाइव के लिए था बंगाल में दोहरा शासन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो डलहौजी के समय में क्या हुआ था? डलहौजी के समय में व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति का सिद्धांत चलाया गया था डलहौजी के समय में। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटी के टाइम में सती प्रथा पर निषेध हुआ था 1829 में। उसके बाद रिपन के स्थानीय स्वायत्तता से संबंधित है, और कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? तो बताइए। लॉर्ड कार्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, तो ये नहीं सुमेलित है। लॉर्ड कार्नवालिस से था कुछ संबंधित, ये कॉर्नवालिस के द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित नहीं होगा। ये स्थानीय कॉर्नवालिस जो थे ये तो इससे संबंधित नहीं है। और उसके बाद बेलेजली जो है अस्थायी बंदोबस्त से, ये भी गलत है। उसके बाद एलन बरो संधि का विलय, ये भी गलत है। डलहौजी नहीं, ये सही है। एलन बरो संधि का विलय किए थे। और उसके बाद है डलहौजी जो था प्रथम आंग्ल उपखंड नहीं, डलहौजी संबंधित है। डलहौजी व्यक्तिगत के सिद्धांत से, राज हड़प की नीति से, ये सबसे संबंधित कौन है? डलहौजी। और डलहौजी संबंधित, और बेलेजली भी इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन के समय में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? कर्जन के काल में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना, फिर सेम क्वेश्चन है, कर्जन के काल में। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की थी? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना तो इसमें पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर
इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसमें कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन के काल में किया गया था। कर्जन के काल में किया गया था। जबकि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। गवर्नर जनरल मेयो के टाइम में हुआ था पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। अगर विभाग कहता है तो इसका आंसर मेयो हो जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका डिटेल में दिया हुआ है। कि 1871 ईस्वी में 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। इस समय गवर्नर जनरल ऑल ऑफ मेयो थे। इसका डिटेल में ये दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राचीन स्मारकों संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन के समय में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो इनसे आंसर हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले। जी के का फुल फॉर्म होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के टाइम में इन्होंने ही कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। कर्जन की तुलना किससे की थी? अंग्रेज से की थी। इसके बाद है इन्हीं के समय में ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहा जाता है। उसके बाद इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? कर्जन ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संरचना पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए। मतलब सबसे पहले एक में क्या है? कर्जन आया था। उसके बाद आया था चम्सफोर्ड। कर्जन आया था, उसके बाद चम्सफोर्ड आया, उसके बाद हार्डिंग आया, और उसके बाद इरविन आया। यही कालक्रम है इसका। कर्जन आया था, देखिए कर्जन आया था 1905 में 1899 से लेके 1905 तक रहा था। 1899 से 1905 तक रहा था। और उसके बाद आया था चम्सफोर्ड आया था उस समय जालियांवाला बाग के टाइम में चम्सफोर्ड हुआ था। तो ये रहा था 1910 से 1916 तक। उसके बाद हार्डिंग रहा 1916 से लेकर 1921 तक। उसके बाद इरविन आया। इरविन रहा था इरविन था 1931 तक। गोलमेज सम्मेलन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम में कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1926 से 1931 तक के इसका कार्यकाल था। उसी अनुसार आप अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। पहला क्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। और अगला प्रश्न है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये सही है और ये सही, दोनों सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फूट डालो और राज करो, या कहेगा फूट डालो और शासन करो। तो इस रणनीति पर कौन सा वायसराय चला था? तो कर्जन और मिंटो। इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, आज क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। अगला प्रश्न है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो कर्जन ने कहा था।
इस तरह के वाक्य किसने कहा था? तो कर्जन ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल के सबसे पहले पृथक मंडल निर्वाचक की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो इसका आंसर हो जाएगा मिंटो ने किया था। मिंटो ने ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1919 में पारित किया था, मिंटो के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था। ये लगता है शायद वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था, 1784 में शायद लगता हुआ था। उसके बाद डॉल्फिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में हुआ था, नहीं, यह गलत है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 में हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लीटन के समय में हुआ था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कर्जन, तो कर्जन नहीं होगा, यहाँ लीटन होगा। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था 1878 में। उसके बाद इल्बर्ट बिल रिपन के समय में हुआ था, ये भी सही है, और ये सिर्फ सी गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? शुरू से पढ़ते हैं। पहला में है ठगी प्रथा का दमन, किसने किया था? विलियम बेटिक, ये भी सही है। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, ये भी सही है। और रिंग फेंस की नीति अपनाई थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में हुआ था, नहीं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये हुआ था लीटन के समय में हुआ था, तो ये भी गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? किसके समय में? हार्डिंग के समय में। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न कल करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।